नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। म्यूचुअल फंड की एक खास कैटेगरी होती है जिसे कहते हैं फंड ऑफ फंड्स। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसमें निवेशकों के पैसे अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम में लगाए जाते हैं। आज जानेंगे कैसे काम करते हैं फंड ऑफ फंड, वॉलेटाइल मार्केट में आपके लिए कैसे हो सकते हैं मददगार, और साथ ही क्या रहता है फंड ऑफ फंड का टैक्सेशन। इसी पर खास चर्चा करने के लिए दो खास एक्सपर्ट्स आज हमारे साथ हैं। म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट विश्वजीत पराशर और फिनफिक्स की फाउंडर प्रबलीन बाजपेयी। विश्वजीत जी, प्रबलीन, दोनों का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु में आज के इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। फंड ऑफ फंड्स काफ़ी इंटरेस्टिंग कैटेगरी है जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। प्रबलीन, फंड ऑफ फंड्स जैसा नाम सजेस्ट करता है कि म्यूचुअल फंड की अलग अलग स्कीम में एक फंड दूसरे फंड में इन्वेस्ट करता है। थोड़ा अगर आप सिंप्लीफाई करके इसको बताएं कि क्या होते हैं ये। नमस्कार स्वाति। बिल्कुल आपने ठीक बोला। जैसे नेम अपने आप में रिफ्लेक्ट कर रहा है कि एक स्कीम किसी और स्कीम में अपना पैसा लगाती है, और जब ये पैसा लगता है स्वाति, तो वो सेम एसेट क्लास हो सकता है। और जैसे एग्जांपल के लिए एक गोल्ड एफओएफ अंडरलाइंग एक गोल्ड स्कीम में पैसा लगाता है, गोल्ड के ईटीएफ में। ऐसे बहुत सारे एफओएफ्स हैं जो एक स्कीम में ना होके डिफरेंट सेम इक्विटी में डिफरेंट मल्टीपल स्कीम्स में पैसा लगाते हैं। जिसका मैं उदाहरण दूंगी, एक क्वांटम का फंड है जो एक इक्विटी एफओएफ है, और जब वो पैसा लगाता है तो वो तकरीबन 7 से 8 डिफरेंट फंड हाउसेस की इक्विटी स्कीम्स में पैसा लगाता है। तो पहली कैटेगरी हो गई जहां पे हमने सेम एक गोल्ड का पैसा आपका गोल्ड में ही गया है अंडरलाइन। सेकंड एक तरीका हो सकता है जब इक्विटी का एक एफओएफ है और उसने डिफरेंट टाइप के इक्विटी एफओएफ में पैसा लगाया है। इसी तरीके से स्वाति, जब एफओएफ में हम पैसा लगाते हैं तो आपका पैसा आगे जो फंड मैनेजर है वो डिफरेंट एसेट्स में भी लगा सकते हैं। मतलब वो गोल्ड को, डेट को और इक्विटी को जोड़ के डिफरेंट फंड हाउसेस के या अपने फंड हाउस की डिफरेंट स्कीम्स पे पैसा लगा सकते हैं। यानी कि एफओएफ एक मैकेनिज्म हो गया जहां पे आपका पैसा या तो सिंगल स्कीम और सिंगल एसेट क्लास में हो सकता है या डिफरेंट स्कीम्स एंड डिफरेंट एसेट क्लासेस में भी हो सकता है। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है मेरे ख्याल से, और इन्वेस्टर्स के काफी फायदे का है, स्पेशली बिकॉज यहाँ पे जो हमारी अंडरलाइंग स्कीम है वो ईटीएफ्स भी हो सकती हैं। तो उन इन्वेस्टर्स के लिए जिनके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, उनके लिए एक बहुत आसान तरीका हो सकता है निवेश करने का गोल्ड में, फॉरेन फंड्स में। और मेरे ख्याल से ये इसकी जो इम्पोर्टेंस है बढ़ते जा रही है, क्योंकि इसमें बहुत सारे हमारे पास पैसिव और एक्टिव फंड्स के कॉम्बिनेशंस भी निकल के आ रहे हैं। सो डेफिनेटली ये एक सेगमेंट है जिसको हमें देखना चाहिए। बिल्कुल, तो फंड ऑफ फंड्स का हमने मतलब समझा और कितने अलग अलग टाइप के फंड ऑफ फंड्स हैं ये भी हमने जाना। पर विश्वजीत जी, क्योंकि एक फंड दूसरे फंड में इन्वेस्ट जब करते हैं, क्या कोई अंडरलाइंग रिस्क समझने की ज़रूरत है? फ़ायदे तो जैसे बताए प्रबलीन ने, पर इसकी कुछ बारीकियाँ इन टर्म्स ऑफ रिस्क्स या डाउन साइड्स क्या कुछ हो सकते हैं फंड ऑफ फंड्स के? जी, बिल्कुल स्वाति जी, देखिए अगर ब्रॉडली देखें तो फंड ऑफ फंड दूसरे फंड्स में निवेश कर रहा है, तो आपको डिफरेंट डाइवर्सिफिकेशन मिल रहा है अक्रॉस एसेट क्लासेस या अक्रॉस डिफरेंट फंड मैनेजर्स की एक्सपर्टीज भी आपको मिल रही है, और कन्वीनियंटली मिल रही है। आपको डीमैट अकाउंट नहीं खोलना है, आपको बहुत हैसल फ्री तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो डाउन साइड है वो कहीं ना कहीं ये है कि आपने जो एग्जिस्टिंग फंड में निवेश किया और वो आगे फर्दर किसी दूसरे फंड में निवेश कर रहा है, तो कहीं न कहीं 2 फंड्स का एक्सपेंस रेशियो आपको बेयर करना पड़ सकता है। तो ये एक थोड़ा-सा नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि 2 फंड्स का आपको एक्सपेंस रेशियो हो रहा है, तो कॉस्ट वाइज़ थोड़ा-सा एडवांटेजेस नहीं होगा। अदरवाइज़ अगर हम इसकी टैक्स एफिशिएंसी देखें, जो इस बजट से फाइनेंस मिनिस्टर ने चेंज करी है, तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव बन गया है, क्योंकि अगर आप 2 साल तक इसको होल्ड करते हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है, जो पहले कभी डेट का टैक्स ट्रीटमेंट होता था, जो आपके इनकम टैक्स स्लैब में लग जाता था। बट अब वो सडनली अट्रैक्टिव हो गया है, क्योंकि आप 2 साल अगर होल्ड करते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12 साढ़े 12% का आपको देना पड़ता है। तो ये एक एडवांटेज है। मेरे हिसाब से डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट फंड मैनेजर्स की एक्सपर्टीज आपको मिल रही है, बट एक केवल छोटा-सा नेगेटिव कह सकते हैं कि एक्सपेंस रेशियो आपको थोड़ा-सा ज़्यादा देना पड़ेगा। थोड़ा एक्सपेंस रेशो में एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली जो कि टैक्सेशन की बात यहाँ पर की गई है, हमने देखा बजट के बाद से टैक्सेशन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन स्लैब रेट पर हर एक फंड ऑफ फंड का, लेकिन हाँ, होल्डिंग पीरियड
कईयों का 24 मंथ्स है, कईयों का 12 मंथ है। गोल्ड और सिल्वर ETF की हम बात करें, बाकी ऑल द फंड ऑफ फंड्स का जो होल्डिंग पीरियड है 24 मंथ्स और LTCG लगेगा आपका 12.5% पर। अब प्रवीण, ये समझना जरूरी है एक फंड ऑफ फंड को चूज कैसे किया जाए, एक अच्छा जो फंड ऑफ फंड है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि एक हमारे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कई डाइवर्सिफाइड स्कीम्स होती हैं, एक्टिव स्कीम्स है, पैसिव स्कीम्स हैं, बट व्हेन इट कम्स टू फंड ऑफ फंड, एक फंड जो दूसरे फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, ऐसे किसी फंड को चूज करते समय किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है कि हमारे पोर्टफोलियो, हमारे इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी से मेल खाए वो? जी। सो आई थिंक ये बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो हमारी सूटेबिलिटी पे डिपेंडेंट होनी चाहिए। और अगर हम ब्रॉडली एफओएफ्स को पहले एक, अगर हम इसको स्ट्रक्चर वाइज अगर स्प्लिट करें, तो पहला जो बहुत सिंपल एक मेरे ख्याल से एडिशन अक्सर जो निवेशक करते भी हैं अपने पोर्टफोलियो में, वो होता है गोल्ड। तो अगर कोई निवेशक गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से वो आराम से एफओएफ को चुन सकते हैं, अगर उनके पास डीमैट नहीं है और वो ईटीएफ्स गोल्ड का नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक डिसीजन जो है वो सिंपल है, क्योंकि आपको गोल्ड में पैसा लगाना है और जो आपका एफओएफ है वो अंडरलाइन गोल्ड ईटीएफ पे पैसा लगा रहा है। सो द डिसीजन इज इजी। तो गोल्ड ईटीएफ एंड गोल्ड एफओएफ पे उसके द्वारा पैसा लग गया, दैट इज सिंपल। अगर हमने इंटरनेशनल मार्केट्स में पैसा लगाना है, अगेन स्वाति, वो डिसीजन सिंपल है कि हमारा सेकंड स्ट्रक्चर है कि एक एफओएफ है इंडिया से जो हमें ऑप्शन दे रहा है इंडिया के बाहर पैसा लगाने का, और वो बाहर की स्कीम में अपनी यूनिट्स खरीदेगा। तो यहाँ पे अगेन सिंपल है कि अगर कोई निवेशक, उनको इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग करनी है, तो उनके लिए डिसीजन मेकिंग इजी हो जाती है कि मैं एक ऐसे फंड को चुन लूं जहां पे वो आगे एक ऐसे फंड में पैसा लगाएगा जो बाहर की मार्केट्स में इन्वेस्ट करता है। सो ये दोनों स्ट्रक्चर्स तो बहुत सिंपल हो गए। जहां पे थोड़ी डिसीजन मेकिंग में निवेशकों को गौर देने की जरूरत है, वो है जहां पे आपको इंडिया में रह के ही डाइवर्सिफिकेशन मिल रही है। जैसे अभी विश्वजीत जी ने भी बोला कि हमें एक ही स्कीम जो है वो मल्टीपल स्कीम्स का ऑप्शन देती है। जैसे एक उदाहरण हो गया क्वांटम का इक्विटी एफओएफ, जो 8 डिफरेंट इक्विटी स्कीम्स में निवेश करता है। सो इस तरीके का जो फंड है, जिसके पास क्वांटम का जो ये फंड है, ये आगे कोटक फ्लेक्सी कैप में, मिराई लार्ज कैप में, कैनरा रोबेको के इमर्जिंग ब्लू चिप जैसी स्कीम्स में पैसा लगा रहा है। यहाँ पे मेरे ख्याल से स्वाति, वो निवेशक इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनको लगता है कि उनके पोर्टफोलियो में सिर्फ एक या दो स्कीम्स ही हो और आगे वो डाइवर्सिफिकेशन कर ले। वो चाहते हैं कि वो बहुत डिफरेंट टाइप के फंड हाउसेस में पैसा लगाए, डिफरेंट मैनेजमेंट स्टाइल्स को चुने, पर वो अपने लेवल पे बहुत सारी स्कीम्स को नहीं चुनना चाहते। तो इस तरीके के फंड को वो निवेशक चुन सकते हैं जिनको चाहिए डाइवर्सिफिकेशन, बट अपने पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा स्कीम्स नहीं ऐड करना चाहते। एंड जो चौथा टाइप है मेरे ख्याल से स्वाति, ये उनके लिए बहुत अच्छा है जो चाहते हैं कि हमारे पास कुछ हाइब्रिड हो, मतलब हमें गोल्ड भी मिल जाए, हमें थोड़ा इक्विटी और डेट भी मिल जाए। तो वहां पे वो इक्विटी राइट। प्लस डेट एंड गोल्ड के जो मल्टी एसेट एफओएफ्स हैं उनको देख सकते हैं, पर उनको थोड़ा गौर देना होगा कि कितना परसेंटेज उनका गोल्ड में राइट। जा रहा है वहां, कितना डेट में और कितना इक्विटी में। सो अल्टीमेटली द डिसीजन इज बेस्ड ऑन सूटेबिलिटी। एंड स्वाति, थोड़ा सा एफओएफ में ना आपको डीप डाइव करने की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ नाम देख के नहीं एकदम से निवेश करना है। आपको थोड़ा सा अंदर जाके परखना पड़ेगा कि कितने स्कीम्स में वो फर्दर इन्वेस्ट कर रहा है और क्या वो आपको सूट करता है, नहीं करता। तो एक लेवल ऑफ जैसे स्टडी कह लीजिए, इन्वेस्टर को अपने लेवल पे एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। ओके, मैं विश्वजीत जी आपसे और देन प्रवीण आपसे समझूंगी आपके पसंदीदा फंड ऑफ फंड्स कौन से रहेंगे। वेरी प्रिसाइसली हम फंड्स के नाम सिर्फ आपसे जानेंगे। विश्वजीत जी, कौन से फंड्स है आपकी लिस्ट में? जी, बिल्कुल स्वाति जी, मैंने डिफरेंट कैटेगरीज के फंड ऑफ फंड को चूज़ किया है, ताकि हर निवेशक के लिए सूटेबल हो, डिफरेंट टाइप के निवेशक के लिए। तो सबसे पहले मैंने चूज़ किया है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भारत 22 फंड ऑफ फंड। इसमें 22 स्टॉक्स होते हैं और इक्विटी में इन्वेस्टेड होता है। तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही है। मेजरली लार्ज कैप फंड्स स्टॉक्स में निवेश करते हैं। दूसरा फंड है कोटक मल्टी एसेट एलोकेटर फंड। ये डिफरेंट फंड ऑफ फंड डिफरेंट स्कीम्स में निवेश करते हैं, जैसे कि नाम भी सजेस्ट कर रहा है, मल्टी एसेट एलोकेटर फंड, और डिफरेंट एसेट क्लासेस में निवेश करते हैं, डेट, इक्विटी, गोल्ड एक्सेट्रा। तो आपको एक ऑटोमेटिक एसेट एलोकेशन मिल जाता है। तो उसमें कोटक मल्टी एसेट एलोकेटर फंड मैं सजेस्ट करूंगा। इसके बाद मोतीलाल ओसवाल का नेस्डैक फंड ऑफ फंड, जैसा प्रबलीन जी बता रही थी, अगर आपके पास एक्सपर्टीज नहीं है, इंटरनेशनल इक्विटीज को नहीं समझते हैं, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन चाहिए आपको पोर्टफोलियो में, तो कहीं ना कहीं आपको इंटरनेशनल इक्विटी में निवेश करना है, तो यहाँ पे फंड ऑफ फंड से आप बहुत इजीली निवेश कर सकते हैं। आपको कोई
इंटरनेशनल स्टॉक ब्रोकर की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई पैसे को कन्वर्ट नहीं करना है, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है इंटरनेशनल इक्विटीज़ में निवेश करने का। चौथा मैं बोलूँगा डीएसपी वर्ल्ड गोल्ड फंड, और हम गोल्ड के रिटर्न्स देख ही रहे हैं, आज रोज़ नया रिकॉर्ड ब्रेक हो रहे हैं, लेकिन ये जो फंड ऑफ फंड है, ये उन कंपनीज़ में निवेश करता है जो माइनिंग कंपनीज़ हैं, जो गोल्ड को माइनिंग करती हैं। तो ये बहुत पुराना फंड है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, तो ये भी एक अच्छी कैटेगरी है, इसमें भी आप निवेश कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्वाति जी, एक डिफरेंट कैटेगरी जो मेरे को लगा बहुत अट्रैक्टिव है, जो बहुत कंजर्वेटिव निवेशक होते हैं, जो डेट का इक्विटी का रिस्क नहीं लेना चाहते, डेट जैसे एसेट क्लास में निवेश करना चाहते हैं, बट टैक्सेशन जो है इक्विटी का चाहते हैं। तो उसमें एचडीएफसी इनकम प्लस आर्बिट्राज फंड ऑफ फंड। अब इसमें जो निवेश है वो ज्यादातर डेट पे है और ट्रिपल ए रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में है, बट क्योंकि ये इक्विटी में भी है तो आर्बिट्राज में इसमें हेजिंग मिल जाती है, तो बहुत कम रिस्क है, और 2 साल तक अगर होल्ड करते हैं तो इक्विटी का आपको टैक्सेशन मिलता है, तो वो एक एडवांटेज हो जाता है। तो ये 5 फंड्स मैं डिफरेंट फंड ऑफ फंड कैटेगरीज के सजेस्ट हम्म ओके, तो रहे फंड ऑफ फंड्स का फंडा हमने आपको समझाया। इसी के साथ पहले कॉलर भी हमारे शो में शामिल हो चुके हैं। भगवान दास रावल इस वक्त हमारे साथ है। नमस्कार सर, धन्यवाद हमारे शो में शामिल होने के लिए और हमें अपना सवाल भेजने के लिए। आप एसआईपी कर रहे हैं अभी अराउंड 37,000 की सर, इज दैट राइट? यस। ओके, तो थोड़ा सा मैं आपके आगे के प्लान के बारे में जान सकती हूँ, कब से इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपका गोल क्या है? मेरा गोल ये है मैडम कि मुझे नेक्स्ट 5 ईयर के बाद मैं 2030 में मैं रिटायर होने वाला हूँ। ओके, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ और कितना आप कमाना चाहेंगे फिर उस 5 साल में, या कितना आपको लग रहा है रिटायरमेंट के लिए काफी होगा? नेक्स्ट 5 ईयर में चाह रहा हूँ कि 1 करोड़ के लगभग मुझे मिले। ओके, ठीक है। इनफैक्ट इनके पूरे फंड्स की फहरिस्त हमारे पास है और प्रबलीन मैं चाह रही हूँ आप इनका फंड ज़रा स्टडी करें। एसबीआई के बहुत सारे फंड्स हैं, इनफैक्ट इनके सारे फंड में एक ही बस एबीएसएल का है, बाकी सब एसबीआई के फंड्स हैं। तो थोड़ा सा ये समझेंगे कि आखिरकार आपने एसबीआई के सारे फंड्स भगवान जी क्यों लिए? एक्चुअली मैडम मैं एसबीआई में हूँ, एक्चुअली थोड़ा आई एम वर्किंग इन एसबीआई। ओके ओके सर, ऑल राइट, ठीक है। प्रबलीन, इनके सवाल का जवाब तो मिल गया कि एक ही एमसी से बाइज्ड क्यों है। अब आप बताइए पोर्टफोलियो कैसा लगा? भगवान दास जी, एब्सोल्युटली वंडरफुल कि आप एसबीआई के साथ काम कर रहे हैं, बट आई थिंक डाइवर्सिफिकेशन की तो भी रिक्वायरमेंट है। आपके फंड्स में ओवरलैप भी हो जाएगा, एंड ऑफ कोर्स एसबीआई इज अ वेरी वेरी रिप्यूटेड फंड हाउस, पर कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट स्टाइल है और जो आपकी सेक्टर की चॉइस होती है स्वाति, वो क्या होती है, वो तो कॉमनली आपका एक टीम डिसाइड करती है, आपकी रिसर्च टीम। तो पोर्टफोलियो में मुझे लगता है थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन की कमी है, ओवर कॉन्सेंट्रेशन किसी भी एएमसी का अच्छा नहीं है, चाहे उसका कोई भी रीजन हो। बट आपके पास अब सिर्फ 5 साल हैं अपनी रिटायरमेंट के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आप बहुत ज़्यादा चेंज करेंगे तो भी आपको नुकसान होगा। सो आप कंटिन्यू कर सकते हैं मोटा-मोटा, बट आप अपने एसबीआई के कॉन्ट्रा में थोड़ा बढ़ा लीजिए, ब्लू चिप को कम करके एलोकेशन को, सो कॉन्ट्रा में आप इंक्रीज़ करिए। आप अपने मल्टी कैप को एसबीआई की भी बढ़ा सकते हैं, अपने एसबीआई फ्लेक्सी कैप को कम करके। तो आप विद इन एसबीआई 2 स्कीम्स के एलोकेशन को रिड्यूस कर दीजिए या ज़ीरो करिए, एंड 2 स्कीम्स में आप उसको इंक्रीज़ कर लीजिए। जहाँ तक आपके ये जो गोल का सवाल है कि आप 5 साल में कितना पहुँच पाएँगे, आप ऑलरेडी 3 साल से निवेश कर रहे हैं। पर 12% के अगर हम ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न्स को लेके चलें, तो भगवान दास जी आप करीबन 60 लाख जमा कर पाएँगे, यानी कि 40 लाख का आपका डेफिसिट है। और आपको यहाँ पे अपने निवेश को बढ़ाने की ज़रूरत है। आपको करीबन 50,000 की और एसआईपी करने की रिक्वायरमेंट है। और अगर आप अपना थोड़ा-सा रिटायरमेंट आगे पुश कर सकते हैं, या आपको लगता है कि आप कुछ एज़ अ कंसल्टेंट काम कर पाएँगे या कुछ और जॉब कर पाएँगे, एक्सटेंशन हो सकती है, तब इस रिक्वायरमेंट को हम घटा सकते हैं। बट 5 इयर्स में अगर हमें आपका टारगेट अचीव करना है, तो एडिशनल 50,000 की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, जो थोड़ा-सा स्टिफ हो सकता है। तो आप प्लीज़ कोशिश करिए कि अगर आप कोई दूसरा ऑप्शन यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, एंड 2 स्कीम्स को आप रिड्यूस करिए एलोकेशन में, अपने ब्लू चिप को और फ्लेक्सी कैप को। ओके, भगवान दास रावल जी, आपको कुछ सजेशंस मिली हमारी एक्सपर्ट से, उस पर ज़रूर गौर कीजिएगा और एक हैप्पी रिटायरमेंट लाइफ के लिए आपको बहुत शुभकामनाएं। अगला सवाल रविकांत जी इस वक्त फोन लाइन पर है, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार सर, स्वागत करते हैं हमारे शो में। आप भी रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, उसके अलावा आप घर के लिए भी प्लानिंग कर रहे हैं और
शादी के लिए शादी किसकी शादी की बात हो रही है? आपके बच्चों की शादी की? नहीं मैम, मेरी खुद की। ओके, आपकी खुद की शादी की। ऑल राइट, सॉरी। अब बताइए सर, अ, अब आगे ये जो आपने इन्वेस्टमेंट की है, कब से शुरू की है इन्वेस्टमेंट? मैडम मुझे 1 साल हो गया ये करते हुए। अच्छा, ओके। उम्र कितनी है, अगर क्विकली बताएंगे? मैम 32। 32, ओके। तो बहुत ही अच्छे टाइम पर इन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू किया। तो खुद की शादी की भी प्लानिंग करें, विच इज़ वंडरफुल। 5 साल में घर भी खड़ा करना चाहते हो, रिटायरमेंट के लिए भी अभी से प्लानिंग कर लिए। विश्वजीत जी, कैसा लग रहा है पोर्टफोलियो? बिल्कुल स्वाति जी, क्योंकि आपके ज़्यादातर व्यूअर्स अब यंग आने लगे हैं, उनकी खुद की शादी की प्लानिंग है, तो आप ऐसा ना सोचें कि उनके बच्चों की शादी इम्पोर्टेंट है, राइट? तो अगर हम इनका पोर्टफोलियो देखते हैं स्वाति जी, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, इन्होंने काफ़ी अच्छे फंड्स ले रखे हैं। लेकिन क्योंकि कुछ गोल्स तो बहुत नज़दीक हैं, 2 साल और 5 साल के हैं, तो वहाँ पे इतना एडवांटेज नहीं होगा। ये ₹6,500 की एसआईपी कर रहे हैं। तो मैं इनको सजेस्ट करूँगा कि जो बदलाव करना है, इनके पास 2 स्मॉल कैप फंड हैं, एक क्वांट का स्मॉल कैप है और एक निप्पॉन का स्मॉल कैप है। तो मेरे ख्याल से एक ही स्मॉल कैप फंड को कंटिन्यू करें, 2 स्मॉल कैप फंड्स की आवश्यकता नहीं है। निप्पॉन का स्मॉल कैप अच्छा है, आप उसमें अपनी एसआईपी क्वांट वाली स्टॉप कर सकते हैं और निप्पॉन में स्टार्ट कर सकते हैं, तो एक ही स्मॉल कैप काफ़ी है पोर्टफोलियो के लिए। जो शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए आपने शायद खुद भी मल्टी एसेट फंड्स का बारे में पूछा है, तो मेरे हिसाब से आईसीआईसीआई का प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड काफ़ी अच्छा है, लेकिन 2 साल 5 साल में आपको एसआईपी से शायद इतना लाभ ना हो। अगर आप लमसम निवेश करें, तो शायद एक अच्छा कॉर्पस जनरेट कर पाएँगे, क्योंकि मैं अगर साढ़े 6,600 रुपए की एसआईपी अगर 5 साल के लिए 12% का सीएजीआर भी देखता हूँ, तो करीब-करीब 5,44,000 रुपए बनते हैं। वहीं अगर 10% का स्टेप अप भी कर दें, तो ये करीब-करीब 6,50,000 रुपए बनते हैं। तो आपको देखना होगा कि क्या आपका गोल इससे मीट हो पाएगा, नहीं तो आपको थोड़ा-सा पैसा और निवेश करना पड़ेगा। लेकिन वहीं जो आपने रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रखी है, जिसमें अभी 30 साल है, तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि आज 30 साल पहले ही आपने अपनी रिटायरमेंट के बारे में सोचा है, और म्यूचुअल फंड्स में बहुत अच्छा लाभ हो सकता है, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का आपको पूरा एडवांटेज मिल सकता है। अगर आप यही 6,500 की एसआईपी कंटिन्यू करें, तो करीब-करीब 2 करोड़ 32 लाख रुपए बन जाते हैं 30 वर्ष बाद, और अगर 10% का स्टेप अप कर लें, तो यही 6,600 की एसआईपी आपकी बन जाएगी 5 करोड़ 83 लाख। तो करना क्या है? लॉन्ग टर्म के लिए आपको निवेश करना है, कोशिश करनी है हर वर्ष अपना स्टेप अप करें, और जो थोड़ा-सा बदलाव करना है, इसमें आपके पोर्टफोलियो में एक फंड है, बैलेंस एडवांटेज फंड। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी शायद उसकी इतनी आवश्यकता नहीं है। अगर आप हुँ, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं, तो अगर जी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं, तो बिल्कुल। वहाँ से निकल कर आप एचडीएफसी फोकस 30 फंड में हुँ, जा हुँ। सकते हैं। अगला सवाल हमारे पास कविता राजपूत जी का आया है। नमस्कार, बताइए क्या सवाल जानना चाहेंगे? इनफैक्ट शायद उनके हस्बैंड हमारे साथ फ़ोन लाइन पर हैं। स्वागत करते हैं सर आपका। थोड़ा-सा बताएँगे थोड़ा क्वेश्चन के बारे में, पोर्टफोलियो के बारे में? जी, जी, नमस्कार मैम। मैम जी, मेरा जो टारगेट है वो 55 मतलब 13 साल के बाद 1 करोड़ का है। 13,200 की एसआईपी ठीक है, लगाई हुई है ठीक है। ओके। और और अभी तक पोर्टफोलियो वैल्यू आपका ऑलरेडी 53,000 का बन चुका है। हाँ, 53,000 का हाँ। बन ये चुका क्या है। रिटायरमेंट प्लानिंग है? जी, जी मैम। ओके। मैं प्रवीण आपसे जानना चाहूंगी, कविता जी का पोर्टफोलियो आपके पास भी है, कुछ फंड्स हैं इनके, काफ़ी फंड्स में इन्वेस्ट किया है, छोटा-छोटा अमाउंट वैसे इन्होंने डाल रखा है। ऑलरेडी 53,000 का पोर्टफोलियो तो बना हुआ है, पर 13 साल में 1 करोड़, क्या 12,000 की एसआईपी या 13,500 शायद उन्होंने बताया है, काफ़ी है? टोटल अगर हम देखें स्वाति, तो 1 करोड़ को हासिल करने के लिए एक 27,000 की एसआईपी की रिक्वायरमेंट है 12% के रिटर्न्स पे। तो यानी कि यहाँ पे अगर वो 13,200 की एसआईपी कर रहे हैं, तो भी उनका डेफिसिट आएगा। या तो वो अपनी एसआईपी को तकरीबन 17,000 तक ले जाएँ और वहाँ पे 10% का स्टेप अप करें, तो 13 साल में ये 1 करोड़ बन जाएगा। वरना जितना भी उनका 27,000 में से डेफिसिट अमाउंट है, उससे उनको अपनी एसआईपी को बढ़ाना होगा। पोर्टफोलियो मेरे ख्याल से स्वाति थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, 9 स्कीम्स है, इतना रिक्वायरमेंट नहीं है 12-13 हज़ार की एसआईपी में। अपने आईसीआईसीआई के मल्टी एसेट फंड को वो कंटिन्यू कर सकते हैं, एचडीएफसी के लार्ज कैप को कंटिन्यू कर सकते हैं, एसबीआई के मल्टी कैप को कंटिन्यू करें और एक मिड कैप फंड जोड़ लें, एक मिड कैप इंडेक्स फंड जोड़ लें, 150 इंडेक्स फंड। ये 4 स्कीम्स उनकी बहुत होंगी अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए, और उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पोर्टफोलियो इस स्टेज पे उनको रखने की बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं है।
ओके, तो कविता जी के लिए सलाह दी प्रबलीन ने। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने इस इन्वेस्टमेंट के लिए। अगला सवाल हमारे पास आया है गणेश कुमार जी का। विश्वजीत जी, आप इनका पोर्टफोलियो जरूर स्टडी कीजिए। 65,000 रुपए की SIP इनकी अभी चल रही है मौजूदा। पोर्टफोलियो वैल्यू ऑलमोस्ट 9.5 लाख की ऑलरेडी हो चुकी है। 10 साल में 2.5 करोड़ का इन्होंने अपना टारगेट सेट किया है, जो इन्हें वेल्थ बनानी है उसकी। और काफ़ी फंड्स हैं, निपॉन का भी फंड है, पराग पारिक भी है, ICICI भी है, SBI के 2 फंड्स हैं, HDFC के भी 2 फंड्स हैं। कैसा लग रहा है पोर्टफोलियो? बिल्कुल स्वाति जी, काफी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। सारी मार्केट कैप के हिसाब से इन्होंने फंड को ले रखा है। लार्ज कैप भी है, मिड कैप भी है, स्मॉल कैप भी है, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप भी है। तो काफी अच्छे फंड्स हैं। थोड़ा सा बदलाव जो करना है वो है कि इनका जो HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड है, क्योंकि काफी अभी लंबी अवधि के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो वहाँ बैफ की आवश्यकता नहीं है। उसकी जगह HDFC का फोकस 30 फंड ले सकते हैं, ताकि एक डिफरेंट कैटेगरी भी इनके पोर्टफोलियो में ऐड हो जाएगी और अच्छा डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाएगा। अगर हम इनका गणित देखते हैं गोल्ड का, तो करीब-करीब 9.5 लाख रुपए जो इनका कॉर्पस है, अगर ये 12% का CAGR लेके चलते हैं, तो वहीं ये 10 साल में करीब-करीब 30 लाख रुपए बन जाता है। और एक अच्छी अमाउंट की ये SIP कर रहे हैं 65,000 रुपए की, तो वो क्योंकि अगर ये निवेश करते हैं और कंटिन्यू करते हैं, 12% के CAGR भी हम अगर कंसिडर करते हैं, तो ये करीब-करीब 1 करोड़ 51 लाख रुपए बन जाएँगे। तो अगर दोनों को जोड़ लें, तो 1 करोड़ 80 लाख है, लेकिन इनका जो लक्ष्य है, वो है 2.5 करोड़ का। तो यहाँ पे इनको 70 लाख का डेफिसिट है, जो गोल ये अचीव करना चाहते हैं। और उसका बड़ा सिंपल तरीका है, जो मैंने कैलकुलेशन करके देखा, कि अगर ये अपनी SIP में 10% का स्टेप अप कर दें, तो ये अपने 2.5 करोड़ के लक्ष्य तक आराम से पहुंच जाएंगे। पोर्टफोलियो अच्छा है, थोड़ा सा बदलाव करना है, 10% का स्टेप अप करना है, मेरे ख्याल से अपने गोल के लिए बहुत अच्छे से नजदीक पहुंच जाएंगे। ओके, तो ये रहे गणेश कुमार जी के लिए सलाह। आपको जो कुछ बदलाव करने हैं वो ज़रूर ध्यान में रखिएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत धन्यवाद मैं दोनों एक्सपर्ट्स का भी देना चाहूंगी, विश्वजीत जी और प्रबलीन, हमारे साथ आज के इस शो में शामिल होने के लिए। मनी गुरु में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, पर आप देखते रहिए जी बिजनेस।